वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 11 का सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का एक और पेपर। आज की इस वीडियो में हम थर्ड पेपर डिस्कस कर रहे हैं एंड इस तरह से आपका पैटर्न आएगा पेपर में, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम होने वाला है। जो मॉर्निंग शिफ्ट है उनका तो 3 घंटे आपके पास होंगे पेपर करने के लिए। 80 नंबर का आपका जो है पूरा सोशियोलॉजी का पेपर रहेगा। एंड पेपर के पैटर्न को अगर हम देखें तो ये पेपर जो है पूरा का पूरा वो 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड है, जिसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके टोटल जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 35 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उनको आपको करना होगा। यहाँ पे सेक्शन वाइज भी बताया हुआ है, जैसे यहाँ पे सेक्शन जो आपका खंड का होगा इसमें 1 से लेकर 16 तक जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपका सेक्शन ए के अंदर होगा। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे बताया हुआ है 17 से लेकर 25 तक जो क्वेश्चंस होंगे आपके, ये सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, जिसका आंसर आपको 30 शब्दों से ज्यादा में नहीं देना है। तो ये आपका सेक्शन बी होगा, जिसके अंदर 2-2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन सी की तरफ आए तो इसके अंदर आपका 26 से लेकर 32 तक क्वेश्चंस होगा, जो कि 4-4 नंबर के क्वेश्चंस होगा एंड इसका आंसर आपको 80 शब्दों से अधिक में नहीं देना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें यानी 80 शब्दों में तो देना ही देना है कम से कम। तो ये आपका सेक्शन सी हो जाएगा एंड लास्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन डी, जिसके अंदर 33 से लेकर 35 तक 6-6 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, जिसका आंसर आपको 200 शब्दों से अधिक नहीं देना है। तो ये आपका आएगा सामान्य निर्देश, कुछ इस तरह से होगा इस पेपर का। एंड सेम इसी पैटर्न पे आपका फाइनल में जो एग्जाम होने वाला है, जो आपका कल एग्जाम होने वाला है मॉर्निंग शिफ्ट का, इसी पैटर्न से होगा। एंड यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में जस्ट मैंने आपको जैसा हिंदी मीडियम में बताया वैसे ही इंग्लिश मीडियम में भी है। जैसे द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, देयर आर 35 क्वेश्चंस, इन ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक है, वैसा ही है जैसा मैंने आपको हिंदी मीडियम में बताया। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं, कुछ इसी पैटर्न से आपका पेपर होगा। ठीक है, यहाँ की तरफ आते हैं अब। सेक्शन ए आपका यहाँ से जो है खंड का स्टार्ट हो जाता है एंड 1 से लेकर 16 तक, जैसा कि आपको बताया है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे एंड सभी एक एक नंबर वाले होंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है इस पेपर का, एक सामाजिक समूह की विशेषताओं से संबंधित निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। एक सामाजिक समूह होता है, उसकी कई विशेषता होती है, तो आपको ऑप्शन दिए हुए एंड इसमें आपको बताना है कि कौन सी विशेषता नहीं होती है। ठीक है, सामाजिक समूह की तो साझी रुचि होती है इसमें, निरंतरता के लिए दीर्घ स्थायी अंतः क्रिया, इन अंतः क्रियाओं का अस्थिर प्रतिमान, एक परिभाषित संरचना। अगर हम देखें तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए एंड इसके राइट आंसर की बात करें तो इन अंतः क्रियाओं का अस्थिर प्रतिमान जो है ये जो है किसी सामाजिक समूह की विशेषता नहीं होती है। बाकी ये तीनों ही सही हो जाएंगे। आपके ऑप्शन का खा और घा जो दिया हुआ है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन का इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोशल ग्रुप। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके एंड यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो आपका जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनस्टेबल पैटर्न ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा, इंटरेक्शन। ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन सी। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा जो है अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन दिया हुआ है, एक अर्ध समूह एक समुच्चय अथवा संयोजन होता है। कारण दिया हुआ है, जिसमें संरचना अथवा संगठन की कमी होती है। तो ये दिया हुआ है, एक अर्ध समूह एक समुच्चय अथवा संयोजन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, संरचना और संगठन की कमी होती है। अगर हम इसके राइट आंसर को देखें तो दोनों ही कथन जो है सही है, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एंड इसका अगर हम राइट आंसर देखें, दोनों ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें, अ मीनिंग ग्रुप इज अ सेट और जो है कॉम्बिनेशन, रीजन दिया हुआ है विच लैक्स स्ट्रक्चर्स और जो है ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है। अगर हम इसके आंसर्स की बात करें, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन ऑफ ए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। से तात्पर्य उन मानव संबंधों से जो बहुत अधिक व्यक्तित्व को घनिष्ठ और जो है चिरस्थायी होते हैं, जहां एक व्यक्ति की भागीदारी सच्चे मित्रों अथवा एक सुगठित समूह से भले ही परिवार जितनी नहीं परंतु महत्वपूर्ण होती है। समुदाय होता है, ये संघ होता है, अर्ध समूह होता है, ये समुच्चय होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन का आ जाएगा समुदाय। ठीक है, समुदाय से तात्पर्य उन मानव संबंधों से जो बहुत अधिक व्यक्तित्व
घनिष्ठ और चिरस्थायी होते हैं, जहां एक व्यक्ति की भागीदारी सच्चे मित्रों अथवा एक सुगठित समूह से भले ही परिवार जितनी नहीं होती परंतु महत्वपूर्ण होती है, तो ये समुदाय में होता है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें थर्ड क्वेश्चन को, तो रेफर टू ह्यूमन रिलेशनशिप दैट आर हाईली पर्सनल, इन इंटीमेट एंड जो है एंड्यूरिंग, वेयर where a person's involvement is as important as true friends or a close friend group. True, not as important as a family. एंड इसका अगर हम राइट आंसर देखें तो कम्युनिटी ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका जो है अभिकथन और कारण वाला पूछा गया। अभिकथन है भूमिका संघर्ष एक या अधिक जो है परिस्थितियों से जुड़ी भूमिकाओं की असंगतता है। कारण दिया हुआ है यह तब होता है जब ये दो या दो से अधिक भूमिकाओं से विरोधी अपेक्षाएं पैदा होती है। अगर हम देखें अभिकथन जो बोला गया है, भूमिका जो संघर्ष रहता है एक या अधिक परिस्थितियों से जुड़ी भूमिकाओं की असंगतता रहती है। एंड कारण दिया हुआ है यह तब होता है जब दो या उससे अधिक भूमिकाओं से विरोधी जो अपेक्षाएं पैदा होती है। तो अगर हम देखें ए और आर दोनों ही सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। अगर फोर्थ क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन का इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी को आप जस्ट इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। रोल कॉन्फ्लिक्ट इज इनकम्पेबिलिटी ऑफ रोल्स एसोसिएटेड विद वन और मोर जो है स्टेटस एंड यहाँ पे रीजन दिया हुआ है। द ऑफकोर्स व्हेन जो है कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस अराइज फ्रॉम टू और मोर रोल्स। तो यहाँ पे हम देखें इसका राइट आंसर बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आए। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कारण महिला प्रधान घर बनाता है। ऐसे क्या रीजन होता है जिसकी वजह से घर के अंदर जो प्रधान होती है वो महिला होती है। कब होता है ये? जब पुरुष नगरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, विधवा पर, जब महिलाओं को बाजार जाना पड़ता है, पुरुषों द्वारा दूसरा विवाह करने पर। अगर हम देखें एक स्थिति को छोड़ दें, हम एक स्टेटमेंट को छोड़ दें तीसरे वाले को, एंड उसके अलावा जो तीनों स्टेटमेंट है ये तीनों ही सही हो जाएंगे। जब पुरुष नगर में चला जाता है, नगरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं काम करने के लिए या किसी और रीजन से, ज्यादातर 99% जो रहता है वो काम से ही जाते हैं। तो महिला ही वहाँ क्या करती है, घर का पूरा घर संभालती है, वही प्रधान होती है। विधवापन हो जाने पर, पति की मृत्यु हो जाने पर वही देख रेख करती है, यानी महिला ही प्रधान होती है। एंड तीसरे जो चौथा आपका पॉइंट दिया हुआ है, पुरुषों द्वारा जो है दूसरा विवाह करने पर जो है महिला ही प्रधान रहती है। अगर हम देखें पहला, दूसरा और चौथा जो पॉइंट है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन घ। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा। तो ये आपके विकल्प नीचे दिए हुए, इसको आपको इनमें से किसी एक को चुनना होगा। चलिए पांचवें क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ फीमेल हेडेड हाउस होल्ड। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया व्हेन मैन मूव टू अर्बन एरियाज जो है विडोहुड। यहाँ पे व्हेन वुमेन हैव टू गो टू द मार्केट, ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी ऑन सेकेंड मैरिज बाय मैन, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तो फर्स्ट हो गया आपका, सेकेंड हो गया एंड फोर्थ हो गया। ये 3 पॉइंट, इसके जो 3 स्टेटमेंट दिए हुए ये तीनों ठीक है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा, परिवारों में निर्णय लेने में महिलाओं की प्रमुख भूमिका होती है, किसमें होती है? मातृ तंत्रात्मक में, पितृ तंत्रात्मक में, मातृ स्थानिक में या पितृ स्थानिक में। अगर हम देखें इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा मातृ तंत्रात्मक में जो है परिवारों में निर्णय लेने में जो है महिलाओं की प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आप पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री के अंदर मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक के बारे में। मातृ सत्तात्मक में ये होता है कि जो उसका जैसे परिवार का मुखिया होता है वो माता होती है, ठीक है। पूरे घर चलाने को वही देखती है। पितृ सत्तात्मक में पिता रहता है घर का मुखिया एंड वही देखता है आगे। तो ये आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर। एंड आपका ऐसा नहीं है, इसके सोशियोलॉजी में भी आपका दे रखा है ये। छठे क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखिए, वुमेन प्ले अ मेजर रोल इन डिसीजन मेकिंग इन फैमिलीज। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, एंड राइट आंसर आपका ऑप्शन ए निकल कर आ जाएगा। चलिए सातवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सातवां क्वेश्चन है चुनावों में भाग लेने और सार्वजनिक पद के लिए खड़े होने का अधिकार उदाहरण है कौन सा है? नागरिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है या आर्थिक अधिकार है? तो आपने पॉलिटिकल साइंस के अंदर कई बार पढ़ा होगा, चुनाव में जब आप भाग लेते हैं या सार्वजनिक पद के लिए खड़े होते हैं तो वो आपका पॉलिटिकल राइट होता है, राजनीतिक अधिकार के अंदर आता है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर आ जाएगा।
चलिए 7वें क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें। द राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस एंड स्टैंड फॉर पब्लिक ऑफिस इज एग्जाम्पल। तो यहाँ पे पॉलिटिकल राइट ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ आए। 8वां क्वेश्चन है सभी धर्मों की समान विशेषता है, इन संदर्भ में क्या सत्य है? प्रतीकों का समुच्चय, सभी धर्मों की समान विशेषताएं रहती है, आप सभी को पता होगा। कुछ समान विशेषताएं जैसे प्रतीकों का समुच्चय, श्रद्धा या सम्मान की भावनाएं, अनुष्ठान या समारोह। अगर हम देखें तो ये तीनों ही पॉइंट सही है। इन संदर्भ में क्या सत्य है पूछा गया था, तो ये तीनों ही पॉइंट सही है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें इसके ऑप्शन में हमें तीनों पॉइंट दिख रहे हैं क्या सही। यहाँ पे पहला सत्य, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। ऑप्शन घ देखेंगे तो ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा इसका। इंग्लिश मीडियम में इसी क्वेश्चन को देखिए। ऑल रिलीजियस हैव सिमिलर जो है कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज ट्रू इन दिस कॉन्टेक्स्ट, जो दिया हुआ है जैसे सेट ऑफ सिंबल्स हो गया, फीलिंग्स ऑफ रिवरनेस और रिस्पेक्ट हो गया, रिचुअल एंड जो है सेरेमनी हो गया। ये तीन आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है आर ट्रू। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ आए। 9वां क्वेश्चन है एक यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन जो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों एवं 18वीं शताब्दी में चला, कारण और व्यक्तिवाद पर बल देता है। यह बौद्धिक आंदोलन है ज्ञानोदय, पूंजीवाद, मूल्य या द्वंदात्मक। अगर हम देखें तो ज्ञानोदय जो है आंदोलन ऑप्शन का, इस समय क्या होता है, एक तरह से विश्व में जो है खोज होने लग जाती है, ज्ञान का उदय होने लग जाता है 17वीं और 18वीं सदी की। 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में देखें और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में देखें हम, तो ज्ञान होने लग जाता है, ज्ञान की खोज एक तरह से आप कहेंगे विश्व के अंदर जो है जानने की इच्छा पैदा होने लग जाती है। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानोदय। आगे की तरफ आए, इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखें 9 क्वेश्चन को, यूरोपियन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट लिस्टेड in the late 17th and early 18th centuries, emphasizing reason and individual जो है wisdom, this is an intellectual movement। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इसका सही निकल कर आ जाएगा, इनलाइटमेंट। ठीक है, तो ये इसका सही हो जाएगा। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ आए। 10वां क्वेश्चन है आपका, पूछा गया बड़े समूहों, संगठनों अथवा सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? समष्टि समाजशास्त्र, सामाजिक बाध्यता, वैशिष्टि समाजशास्त्र, अनुभाविक अन्वेषण। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए बड़े समूहों, संगठनों अथवा सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन जो है ये आपका कहलाता है समष्टि समाजशास्त्र, जिसको मैक्रो जो है सोशियोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड जस्ट आप इसे इंग्लिश मीडियम में देखें तो कुछ इस तरह से है, द स्टडी ऑफ लार्ज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस और सोशल सिस्टम इज कॉल्ड मैक्रो सोशियोलॉजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ आए। 11वां क्वेश्चन पूछा गया आपसे फिल इन द ब्लैंक्स करके, से आशय है कोई संपत्ति जिसमें धन, भवन एवं मशीनें आदि शामिल है जो बिक्री के लिए वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग की जाती है। पूंजीवाद, पूंजी विनिमय या निजी स्वामित्व। ये आपको बताने क्या आएगा। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन का आपका पूंजी निकल कर आएगा। पूंजी से आशय है कोई संपत्ति जिसमें धन, भवन एवं मशीनें आदि शामिल होती है जो बिक्री के लिए वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग की जाती है। तो पूंजी इसका ऑप्शन का सही हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये आपका दिया हुआ है 11वां क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में, मींस एनी एसेट व्हिच इंक्लूड्स मनी, बिल्डिंग एंड मशीन्स ईटीसी व्हिच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ फॉर सेल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी कैपिटल इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ है। 12वां क्वेश्चन पूछा गया वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये हमने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो जाए चाहे वितरण हो जाए, उसका अध्ययन जो है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन का अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज डन बाय इकोनॉमिक्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, इकोनॉमिक्स करता है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो जाए चाहे वितरण हो जाए, ये इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। आगे आते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो 13वां क्वेश्चन है, अपने मोबाइल फोन की घंटी को पहचाना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आप देखते होंगे आपके घर में मोबाइल रखा हो और आप थोड़ा सा बस उससे दूर होंगे बाहर की तरफ, घर में 3-4 मोबाइल रखे रहेंगे,
लेकिन जैसे ही आपका फोन बजेगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस फोन में बजा। अगर आपके फोन में बजा तो आप घंटी से पहचान लेंगे कि हाँ मेरा फोन बजा है। तो ये किसका उदाहरण है? संज्ञानात्मक आयाम, मानकीय आयाम, भौतिक आयाम या अभौतिक आयाम। अगर हम देखें तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन का आ जाएगा, संज्ञानात्मक आयाम का ये उदाहरण है। ठीक है। एंड 13वें क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। रिकॉग्नाइजिंग योर मोबाइल फोन रिंग इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कॉग्निटिव जो है डायमेंशन ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ आए। 14वां क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला है। तो अभिकथन दिया हुआ आपका, भूमिकाओं को प्रभावी बनाना पर्याप्त नहीं होता है, इन्हें पहचान तथा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। कारण दिया हुआ है, ऐसा प्राय भूमिका अदा करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को मान्यता देकर किया जा सकता है। तो यहाँ पे बोला गया जो भूमिका को प्रभावी बनाना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि क्या है, इन्हें पहचान तथा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा प्राय भूमिका अदा करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली जो है भाषा को मान्यता देकर किया जा सकता है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर आपका दोनों ए और आर सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन जो का है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। एंड जस्ट आप इसको इंग्लिश मीडियम में देखें। मेकिंग रोल्स इफेक्टिव इज नॉट इनफ, दे शुड गेट रिकॉग्नाइजिंग रिकॉग्नाइजेशन एंड जो है रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पे बोला गया है। रीजन अगर हम देखें, दिस कैन ऑफन बी डन बाय रिकॉग्नाइजिंग द लैंग्वेज यूज्ड बाय द पीपल प्लेइंग द रोल। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए 15वें क्वेश्चन की तरफ आए। 15वां क्वेश्चन पूछा गया है, उद्विकासीय परिवर्तन के विपरीत परिवर्तन जो तुलनात्मक रूप से शीघ्र अथवा अचानक होता है। देखिए उद्विकासीय परिवर्तन कैसा होता है, जो बहुत समय तक होता है लेकिन धीरे धीरे होता है परिवर्तन। और उसी के विपरीत देखें तो एक परिवर्तन होता है शीघ्र, तुरंत होना, अचानक से होना। कभी कभी उसे क्या कहा जाता है, कौन सा परिवर्तन? तो ये आपके सामने ऑप्शन है, क्रांतिकारी, सामाजिक, औद्योगिक या संचार। तो क्रांतिकारी परिवर्तन कहा जाता है ऑप्शन का। जैसे आप देखेंगे औद्योगिक क्रांति तो अचानक से परिवर्तन हुआ था। औद्योगिक क्रांति जब आई थी तो वो क्रांतिकारी परिवर्तन था। ठीक है। तो उद्विकासीय परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जो बहुत समय तक होता है और धीरे धीरे होता है। लेकिन उसी के अगर विपरीत देखें हम तो एक और परिवर्तन होता है जो बहुत जल्दी हो जाता है अचानक से, वो है क्रांतिकारी परिवर्तन। उसे क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं जो बहुत जल्दी हो जाता है एंड अचानक से होता है। ऑप्शन का हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में। इसी क्वेश्चन को देखिए, इन कॉन्ट्रैक्ट टू एवोल्यूशनरी चेंज दैट ऑकर रिलेटिवली क्विकली और जो है सडनली इज समटाइम्स कॉल्ड। यहाँ पे तो रिवोल्यूशनरी यहाँ पे देखेंगे चेंज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 15वें क्वेश्चन की तरफ आए। सॉरी 15वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 16वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 16वां क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपके कथन दिए हुए हैं, जैसे संचार के नए साधन विशेषकर टेलीफोन तथा टेलीविजन से काफी परिवर्तन आया है, तो ये बात सही हो जाएगा। सांस्कृतिक पिछड़ापन ना के बराबर हो गया है। कृषि की तकनीक प्रणाली में परिवर्तन हुआ है, भूमि सुधार में परिवर्तन ना होना। तो यहाँ पे अगर हम इसके राइट आंसर को देखें तो ऑप्शन घ निकल कर आएगा, भूमि सुधार में परिवर्तन ना होना, ये गलत हो जाएगा, ये कथन सही नहीं है। बाकी इंग्लिश मीडियम में इसी को देखें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोशल चेंज इन रूरल एरियाज इज नॉट करेक्ट। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए एंड राइट आंसर आपका नो चेंज इन लैंड रिफॉर्म जो दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए ये आपका पूरा जो है सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर आपसे जो है 16 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में भी। सेम आपका मतलब सेम पेपर ऐसा नहीं आएगा, मतलब पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, एंड ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं आपके एग्जाम में। एंड इससे पहले भी हमने पेपर डिस्कस किए तो उन्हें भी आप देख सकते हैं एमसीक्यू के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। एंड सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एंड हाँ, काफी ज्यादा बच्चे जो है डाउट में भी रहते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता देता हूँ, कृष्णा साहनी करके जो है, कृष्णा साहनी 08 करके ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। कोई बच्चों को डाउट रहता है तो आप मुझसे वहां जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा बच्चों को मैं कई बार जो है नहीं बताता हूँ, ये कई दिनों से मैं बता भी नहीं रहा हूँ। बच्चों के अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं जाकर, और कोई तरीका है नहीं आप हमसे बात कर पाओ। इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहता हूँ, बहुत कम ही रहता हूँ वैसे तो। अगर कोई बच्चा पूछेगा क्वेश्चन तो मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ठीक है,
सेक्शन बी की तरफ आते हैं जिसके अंदर 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 17वां क्वेश्चन है इसका, नगरीय क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था के सामने कौन-कौन सी चुनौतियां। तो नगरीय क्षेत्रों की बात हो रही है, एक तरह से शहर की बात हो रही है, वहां पे सामाजिक व्यवस्था के सामने कौन-कौन सी चुनौतियां आती है। तो जन स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, जन सुरक्षा हो गया, निवास हो गया, जन यातायात के साधन और सांप्रदायिक दंगे। ये सारी चुनौतियां जो है नगरीय क्षेत्रों के सामने जो है आती है। सामाजिक नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ जो सामाजिक व्यवस्था है, वहाँ पर इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट आर द चैलेंजेस फेसिंग द सोशल सिस्टम ऑफ अर्बन एरियाज। तो पब्लिक हेल्थ, जो है क्लीननेस, पब्लिक सेफ्टी, रेसिडेंस, मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड यहाँ पे कम्युनल रिसोर्स। तो ये आपका आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। 17वां क्वेश्चन हो जाएगा। इसी के अंदर आपको और भी दिया होगा, और यानी आपको दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक है, या है ये। तो जन परिवहन के साधनों में परिवर्तन नगरों में सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। इस कथन को सिद्ध करना आपको। तो जन परिवहन के जो साधन रहते हैं नगरों में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, आपको सिद्ध करना है। तो समर्थित, कार्यकुशल तथा सुरक्षित जन परिवहन शहरी जीवन में भारी परिवर्तन लाते हैं तथा नगर की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने के साथ ही साथ उससे सामाजिक रूप को भी आकार देकर आकार प्रदान करते हैं। जैसे लंदन अथवा न्यूयॉर्क जो निजी परिवहन पर निर्भर करते हैं, दिल्ली की मेट्रो रेल ने सामाजिक जीवन में परिवर्तन ला दिया है, ठीक है, परिवर्तन किया है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये परिवर्तन करते हैं। एंड इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, चेंजेस इज इन मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैन ब्रिंग सोशल चेंजेस इन सिटीज, प्रूव दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे efficient and safe public transport bring huge changes in urban life and जो है besides influencing the economic condition of the city, it also shapes its social form like London and New York which depend on personal transport. Delhi's metro rail has about changes in social life। तो ये आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। यही क्वेश्चन आपका जो है इंग्लिश मीडियम में था और में दिया हुआ। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 18वां क्वेश्चन पूछा गया है, प्रभावी जातियों से क्या तात्पर्य है। यह शब्द किसके द्वारा पुकारा गया। जो प्रभावी जातियां उसका मतलब आपको बताना है, और ये जो शब्द है किसके द्वारा पुकारा गया था। जो जातियां राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से शक्तिशाली होती है, जिनके पास अधिक भूमि होती है, वे प्रभावी जातियां कहलाती है। यानी एक तरह से आपको पता ही चल रहा होगा, प्रभाव डालती है यानी प्रभावी जातियां। तो जिनके पास क्या हो, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से एक तो वो शक्तिशाली हो, और साथ ही साथ उनके पास जो है धन संपत्ति भूमि वो बहुत ज्यादा हो, तो वह प्रभावी जातियां कहलाएंगी। तो इसका ये हो गया। ये शब्द किसके द्वारा पुकारा गया था। तो ये शब्द जो है यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे श्री एम एन श्रीनिवास द्वारा जो है पुकारा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री एम एन निवास, श्रीनिवास, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनके द्वारा जो है पुकारा गया। इंग्लिश मीडियम में देखें इस क्वेश्चन को, व्हाट इज मीन बाय जो है डोमिनेंट कास्टेस, जो है कास्टेस, बाय whom was this word जो है कॉल्ड। तो यहाँ पे दोज कास्ट which are जो है politically, economically and socially powerful, those who have more land they are called dominant caste, and this word was जो है coined by Sri M.N. called by श्रीनिवास, ठीक है। तो श्रीनिवास इसका आप लिख सकते हैं राइट आंसर। इस तरह से हो जाएगा कंप्लीट 18वां क्वेश्चन। चलिए 19वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 19वां क्वेश्चन है, किसानों द्वारा आत्महत्या के 2 कारण लिखना है आपको। तो किसानों द्वारा आत्महत्या के क्या कारण होते हैं। या तो उनकी फसल बर्बाद हो गई है, या तो बाढ़ से हो सकता है, बाढ़ आ जाना हो सकता है, सूखा हो सकता है, ठीक है। यानी कृषि की कीमतों में आकस्मिक उतार चढ़ाव हो गया, या तो उनके फसल की कीमतों में उतार चढ़ाव हो गया, या तो सूखा हो गया, या बाढ़ हो गया, ग्रामीण समाज में विप्लव मचा देते हैं। इसी कारण किसान आत्महत्या करते हैं, सबसे मेन रीजन। एंड दूसरा मेन रीजन रहता है कर्जा, ठीक है। कर्जा लेकर जो है वो वापस नहीं कर पाते, तो उससे भी वो आत्महत्या करते हैं। तो एक तरह से कहेंगे ये कारण थे जिनकी वजह से जो किसान है वो आत्महत्या करते हैं। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, राइट 2 रीजंस फॉर सुसाइड बाय फार्मर्स। तो यहाँ पे जो सडनली आ जाता है कुछ, जैसे एग्रीकल्चर प्राइस में ऊपर नीचे हो जाना, ठीक है, ड्राउट और फ्लड क्रिएट हैवोक इन रूरल सोसाइटी, दिस इज व्हाई फार्मर्स कमिट सुसाइड। तो ये रीजन है, इंग्लिश मीडियम में आप इसे देख सकते हैं। चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ आए। 20वां क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय दस्तकार जो है क्यों बर्बाद हो गए। तो दस्तकार से रिलेटेड मैंने पहले भी क्वेश्चन आपसे करवाया था, एंड ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है।
भारतीय दस्तकार के बर्बाद होने के कारण, दस्तकार का मतलब आप एक तरह समझिए जो पहले काम किया करते थे हाथ से, ठीक है? एंड एक तरह से मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों की हाथ से या जो है छोटी-छोटी कंपनियाँ हैं, ठीक है? बहुत छोटे लेवल पे एंड कोई बड़ी कंपनी आ जाए एंड उसी को आप बहुत सस्ते लेवल पे करने लग जाओ और बहुत जल्दी करने लग जाओ उस काम को, जिस काम में बहुत टाइम लगता था एंड थोड़ा पैसा तो नहीं लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगता था। तो वो क्या हो जाएगा, ये कंपनियों का फ़ायदा हो जाएगा एंड ये धीरे-धीरे लुप्त होते यानी खत्म होते जाएँगी। तो ऐसा ही हुआ, मशीनों के आ जाने से जो है, अंग्रेजी कारखानों की मशीनों द्वारा तैयार माल के आवागमन से भारी तादाद में जो है भारतीय दस्तकार जो है बर्बाद हो गए। क्योंकि अत्यधिक विकसित जो कारखानों में उनकी खपत नहीं हो सकती थी। इन बर्बाद दस्तकारों ने मुख्य जो है फिर उन्होंने जीवन निर्वाह के लिए खेती को जो है खेती करना फिर शुरू कर दिया एंड भारतीय दस्तकार जो है ऐसे जो है बर्बाद हुए। तो ये आप इसके अंदर लिखेंगे एंड इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें। व्हाई डिड इंडियन जो है आर्टिस्ट्स गेट रिनेव्ड, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है? तो ये 20वां क्वेश्चन था, आप इसे पढ़ सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा इसका। 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है क्वेश्चन, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में संबंध स्थापित कीजिए। समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक के बारे में आपको जो है संबंध स्थापित करना है। अगर हम देखें अर्थशास्त्र, अगर देखें इकोनॉमिक के अंदर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र को देखें अगर हम तो उपागम आर्थिक व्यवहार को, सामाजिक मानकों, मूल्य व्यवहारों और हितों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखता है। उदाहरण के लिए विज्ञापन लोगों को के उपभोग तरीकों को प्रभावित करता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है एंड यहाँ पे आपको एक तो समाजशास्त्र हो गया, एक अर्थशास्त्र हो गया, इनके बीच संबंध स्थापित करना था। तो अर्थशास्त्र के अंदर जो पढ़ते हैं वस्तु और सेवाओं के उत्पादन हो गया, यानी जो सामान आपके पास अभी देख रहे होंगे आप, तो उसका बनना हो गया, उसका फैलाव हो गया यानी वितरण हो गया, उसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं। वहीं समाजशास्त्र के अंदर हम उपागम आर्थिक व्यवहार को सामाजिक मानकों, मूल्यों, व्यवहारों और हितों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। ठीक है? तो ये इसका राइट आंसर होगा एंड इसी को जस्ट आप इंग्लिश मीडियम में देखें। एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स स्टडीज द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द sociological approach view economic behavior in the broader and perspective of social norms, values, attitudes and interests. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया हुआ है एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंस द कंजम्पशन पैटर्न्स ऑफ पीपल। तो ये आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। हमें यूरोप में समाजशास्त्र के आरंभ और विकास को क्यों पढ़ना चाहिए? यानी यूरोप के अंदर जो समाजशास्त्र शुरुआत हुई समाजशास्त्र की, वो यूरोप के अंदर हुई। तो उसका अध्ययन यानी शुरुआत हम क्यों पढ़ते हैं, उसके विकास के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए हमें? तो समाजशास्त्र के अधिकांश मुद्दे एक सरोकार भी उस समय की बात करते हैं जब यूरोपियन समाज 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण और पूंजीवाद के आगमन के कारण भयंकर रूप से परिवर्तन की चपेट में था। उदाहरण के लिए नगरीकरण या कारखाने के उत्पादन। भारतीय होने के नाते हमारा अतीत अंग्रेजी पूंजीवाद और उपनिवेशवाद के इतिहास से जो है गहरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमें पढ़ना चाहिए। तो हम बहुत सारी चीजें सीख पाते हैं क्योंकि आप सभी को पता होगा हम भी गुलाम थे, तो हम अपनी हिस्ट्री को हमें पढ़ना चाहिए। यानी भारतीय होने के नाते हमारा अतीत अंग्रेजी पूंजीवाद और उपनिवेशवाद के इतिहास से कैसे जुड़ा हुआ है गहरे रूप से, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है? 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े नहीं है, तो बहुत चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं करनी है। चलिए इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें। व्हाई शुड वी स्टडी द बिगिनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप? तो यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ द इश्यूज and concern of sociology also talk about the time when European society was in the grip of drastic change due to the advent of industrialization and capitalism in the 18th and 19th centuries. For example, urbanization or factory production. Being Indians, our past is deeply linked to the history of British capitalism and जो है colonialism. ठीक है? तो ये आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में इंग्लिश मीडियम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगला क्वेश्चन 23वां है, आपसे पूछा गया औद्योगिक शहरों ने एक बिल्कुल नए नगरीय संसार को जन्म दिया। यानी औद्योगिक शहरों ने, औद्योगिक शहर की बात हो रही है, उन्होंने क्या किया, बिल्कुल नए एवं नगरीय संसार को जन्म दिया। इसकी निशानी लिखनी है आपको। तो औद्योगिक शहर में अगर आप देखेंगे तो इनकी अगर हम निशानियों की बात करें तो ये क्या है, फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं
जो हमें दिखाई देता है औद्योगिक शहर होने से ही कालिक हो गया, नई औद्योगिक वर्ग की भीड़-भाड़ वाली बस्तियां, गंदगी और सफाई की नितांत अभाव। ये चीजें इनके हमें निशान दिखते हैं औद्योगिक शहरों के। ठीक है, आज के समय जो प्रदूषण हो रहा है उसमें ज्यादातर हिस्सा क्या है, औद्योगिक का ही है। औद्योगिकरण आया तो उससे पर्यावरण पे बहुत ज्यादा नुकसान पड़ा। 23वें क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें। एंड हाँ, विकास करने के लिए होगा ही नुकसान, लेकिन अब क्या है, ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जो पर्यावरण को बहुत कम से कम नुकसान पहुंचाए। ठीक है, 23वें क्वेश्चन को देखें हम। इंडस्ट्रियल सिटीज गेव बर्थ टू अ कंप्लीटली न्यू अर्बन वर्ल्ड, राइट इट्स सिंबल। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इट्स साइन आर आल्सो द स्मोक एंड स्पूट ऑफ फैक्ट्रीज, क्राउडेड सेटलमेंट्स ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल क्लास, फिफ्थ एंड कंप्लीट लैक ऑफ जो है क्लीननेस। तो ये आप पढ़ सकते हैं, क्लीनिनेस। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आए। प्राथमिक और द्वितीय जो सामाजिक समूह है उसके बीच अंतर के लिए पूछा गया। तो प्राथमिक समूह कौन से होते हैं? प्राथमिक समूह से तात्पर्य लोगों के छोटे समूह से है जो घनिष्ठ आमने सामने मेल मिलाप और सहयोग द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे परिवार, ग्राम, मित्र और मित्र समूह, ये सब हो जाएंगे। द्वितीय समूह के अंदर वैसे समूह आ जाएंगे जो औपचारिक रूप से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं आकार में, जैसे विद्यालय हो गया, सरकारी कार्यालय, अस्पताल। ठीक है, इसके अंदर आप विश्वविद्यालय भी डाल सकते हैं और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, औपचारिक और अव्यक्तित्व संबंध रहते हैं इनमें, जैसे विद्यालय, सरकारी कार्यालय, अस्पताल। ठीक है, ये हो जाएंगे। इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें। राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशल ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप, जैसे प्राइमरी ग्रुप रेफर टू अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हु आर कनेक्टेड बाय क्लोज फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन, लाइक फैमिली, विलेज, फ्रेंड ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप वो होंगे जिसके अंदर जो है बहुत लार्जर साइज के रहते हैं। इसके अंदर पीपल हैव फॉर्मल एंड इम्पर्सनल रिलेशनशिप लाइक स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिस एंड हॉस्पिटल्स। तो ये इसके राइट आंसर होंगे इंग्लिश मीडियम में। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 24। 24 के अंदर जो है आपको और यानी अथवा देखने को मिलेगा, एंड इन दोनों में से एक को करना है। राष्ट्रवाद को उदाहरण देते हुए आपको समझाना है। तो राष्ट्रवाद का अगर हम देखें, राष्ट्रवाद को प्रतीकों और विश्वासों के एक समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक राजनीतिक समुदाय का भाग का होने का बोध कराता है। इस प्रकार व्यक्ति को ब्रिटिश, भारतीय, इंडोनेशियाई या फ्रांसीसी होने में गर्व और बंधुता की भावना का अनुभव होता है। हर एक देश की जैसे राष्ट्रवाद क्या होता है, अपने राष्ट्र के लिए जो है एक तरह से राष्ट्र भावना रखना कि ये मेरा राष्ट्र है। राष्ट्रवाद आप एक तरह से वैसा है कि इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते सही से आप कि राष्ट्रवाद है क्या। ठीक है, राष्ट्रवाद हाँ हमें प्रतीकों से पता चलता है, जैसे हमारा फ्लैग हो गया, हमारा झंडा हो गया। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हो गए। इन चीजों से हमें देखकर बहुत भावना आती है। बाकी इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रवाद के आप उदाहरण देखेंगे तो आप दूसरे देश में जाते तो आप इंडियन है। ठीक है, तो अब बताते अपने राष्ट्र के बारे में, ये आप बता सकते हैं। एक्सप्लेन नेशनलिज्म बाय गिविंग एग्जांपल। तो नेशनलिज्म कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ सिंबल्स एंड बिलीफ दैट मेक one feel part of a political community. Thus, one feels a sense of pride and kinship in being British, Indian, Indonesian and और French। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 24 हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, आधुनिक समाज ने भी कार्य की स्थिति में परिवर्तन देखा है कैसे? आधुनिक समाज ने भी कार्य की स्थिति में परिवर्तन देखा है कैसे? तो औद्योगिकरण से पूर्व अधिकतर कार्य जो है घर पर किए जाते थे और कार्य पूरा करने में परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से हाथ जो है बटाते थे। ठीक है, हाथ बटाते थे। बिजली और कोयले से मशीन संचालन ने घर और कार्य को अलग करने में योगदान किया। पूंजीपति उद्योगपतियों के कारखाने औद्योगिक विकास का केंद्र बिंदु जो है बन गया। तो ये आधुनिक समाज ने भी कार्य स्थिति में परिवर्तन देखा है कुछ इस तरह से। पहले के समय जो कार्य किया जाता था वो घर में और सभी जो है सामूहिक जो परिवार हुआ करता था, तो परिवार के जो सदस्य हुआ करते थे सामूहिक रूप से काम में जो है हाथ बटाते थे। लेकिन आज के समय देखें तो बिजली और कोयले से मशीन संचालन ने घर और कार्य को अलग करने में योगदान किया है। पूंजीपति उद्योगपतियों के कारखाने औद्योगिक विकास का केंद्र बिंदु जो है बन गए। तो ये आप इसके अंदर लिखेंगे। एंड इंग्लिश मीडियम में देखें, मॉडर्न सोसाइटी हैज आल्सो सीन अ चेंज इन द स्टेटस ऑफ वर्क एंड वर्क हाउ। तो यहाँ पे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मोस्ट ऑफ द वर्क वाज डन एट होम and all the member of family joined hands collectively
टू कंप्लीट द वर्क यहाँ पे। एंड आज के समय की देखिए, मशीन ऑपरेशन बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल कंट्रीब्यूटेड टू द सेपरेशन ऑफ होम एंड वर्क। द फैक्ट्रीज ऑफ कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकम द सेंटर पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आप इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। एंड यहाँ पे ये सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर सभी 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी के अंदर 4-4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 4-4 नंबर के सभी क्वेश्चंस होंगे सेक्शन सी में। 26वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भूमिका संघर्ष क्या है? खासी मातृवंश पुरुषों के लिए बहुत अधिक भूमिका संघर्ष पैदा करता है, कैसे? ठीक है, तो भूमिका संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति या समूह की स्थिति, अधिकार और जिम्मेदारियों के बीच उत्पन्न होती है। खासी मातृवंश पुरुषों के लिए इसमें एक विशेष दृष्टिकोण है, जिसमें वे अपने जन्मजात और घर और पत्नी, पुरुष और बच्चों की बीच जिम्मेदारियों के बीच ये संघर्ष उत्पन्न होता है। खासी मातृ मातृवंश में अपने जन्मजात घर और परिवार में जिम्मेदारियों की भूमिका पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही दूसरी तरफ पत्नी, पुरुष और बच्चों के बीच भी जिम्मेदारियां होती है। इसका अवसर पुरुषों को अपनी पारंपरिक भूमिका से बाहर निकलकर और नए सामाजिक रूपरेखा का सामना करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस संघर्ष का कारण है कि खासी समाज में पुरुषों को एक अनौपचारिक रूप से स्थानांतरित करना पड़ सकता है, जिससे उन्हें नई सामाजिक जवाबी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। ये भी उन्हें नई सामाजिक कार्यों जैसे कि पारिवारिक जिम्मेदारियों का सामना करने के लिए तैयार कर सकता है। इस प्रक्रिया में संघर्ष का सामाजिक और मानवाधिकारिक परिप्रेक्ष्य समझा जाता है, जिसमें व्यक्ति या समूह को नए दायित्वों और सुभाषिताओं का सामना करना पड़ता है और इसे सामाजिक समर्थन और सामूहिक संरचना की आवश्यकता हो सकती है। तो ये आप इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है एंड इसी को आप जस्ट इंग्लिश मीडियम में देखिए। व्हाट इज रोल कॉन्फ्लिक्ट? फांसी जो है मैट्रिलेंज क्रिएट्स अ लॉट ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट फॉर मैन, हाउ? तो ये आप इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ आंसर, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। मैं इंग्लिश मीडियम में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बस। ये पॉइंट्स है इंग्लिश मीडियम के, तो इन्हें आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं आप इन्हें पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आए। भारत में जाति व्यवस्था समय के साथ साथ बहुत से परिवर्तन आए हैं, विस्तार से लिखिए। भारत में जो जाति व्यवस्था के समय के साथ जो है बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिले जाति व्यवस्था में। आपको बताना है कौन कौन से। तो जैसे विशुद्ध होटल और रेस्तरां जिन्हें वेतन भोगियों और मध्यम वर्ग के लिए बनाया गया था, शहरों में सभी जातियों और मतों के लोगों के से जो है भर गए। यानी यहाँ पे देखेंगे तो सभी लोग जो है, अब नहीं होता ये पहले जैसा। जैसे विशुद्ध होटल और जो रेस्तरां जिन्हें वेतन भोगी और मध्यम वर्ग के लिए जो है बनाया गया था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ट्रेनों, बसों में व्यक्ति अक्सर निम्न वर्ग के व्यक्तियों के साथ सफर करते हैं। विवाह भी जो है अंतर जातीय होने लगा है और जाति आधारित व्यवसाय भी परिवर्तन होने लगे। तो ये हमें दिखे परिवर्तन, जो आप इन्हें लिख सकते हैं। जैसे जाति आधारित जो व्यवसाय थे उसमें भी हमें परिवर्तन देखने को मिले। जैसे आप सुनार क्या है कि सिर्फ सोने का काम करेगा, ठीक है। यानी धोबी क्या है, जैसे ऐसा बोला जाता है ना कि हमारे इधर एक अंकल रहते हैं जो कपड़े धोने का काम करते हैं, तो क्या नाम है मैं भूल गया। तो वो जो है ना धोबी का काम किया करते हैं। तो उनकी जो जात है उसमें बोलते हैं कि आप धोबी है। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल काम भी बदल गए। अब कोई भी काम जो है कोई भी जाति का कर सकता है। ऐसा नहीं है पहले नहीं कर सकता था, लेकिन पहले क्या है कि उसको उस नाम से बुला जाता था। लेकिन आज के समय आप देखेंगे तो किसी का कार्य आप जाति से पता नहीं करते। विवाह भी जो है आज के समय विवाह भी देखेंगे तो अंतर जातीय होने लगा है, ठीक है। ट्रेनों, बसों में व्यक्ति अक्सर निम्न वर्ग के व्यक्तियों के साथ जो है वो सफर करते हैं। तो ये सारी चीजें एंड ये बहुत ज्यादा ही ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे पहले के समय इतना होता था, इतना भी नहीं होता था कि निम्न लोग जो जाति के लोग हुआ करते थे सफर नहीं कर सकते थे, ठीक है। आगे हम आए, इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें। द कास्ट सिस्टम इज इन इंडिया हैज अंडरगोन मैनी चेंजेस ओवर टाइम, राइट इन डिटेल। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में आपके आंसर्स दिए हुए हैं। इसी के अंदर और को देखें, और में दिया हुआ है आपका एंड और के अंदर आपको या दिया हुआ है, यानी एक करना है। संख्या के संदर्भ में विवाह के दो रूपों को विस्तार से आपको लिखना है। तो विवाह के कौन से दो रूप होते हैं? एक होता है एक विवाह, एक होता है बहु विवाह। एक विवाह में देखें तो एक लड़का होता है, एक लड़की होती है और उन दोनों के बीच जो है विवाह होता है संपन्न।
ठीक है, कुछ इस तरह से एक विवाह जिसे एक पति और पत्नी के बीच स्थापित किया जाता है, एक सामान्य और स्वाभाविक विवाह प्रणाली है। इसमें एक पुरुष और एक स्त्री आपस में विवाह बंधन में जो है बंध जाते हैं। ये बाध्य और अनिवार्य नहीं है, यानी ये बाध्य नहीं है या अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर समाजों की बात करें तो या धर्मों की बात करें तो सभी में क्या है, एक पति और एक पत्नी के जो है बीच की विवाह का समर्थन दिया जाता है। बहुविवाह को अगर हम देखें तो बहुविवाह क्या होता है, जिसके अंदर जो है कई पुरुष हो या स्त्री हो, एक से अधिक जो है जीवन साथी के साथ विवाह कर सकता है। बहुविवाह के दो प्रमुख रूप होते हैं। बहुविवाह के दो पार्ट आ जाते हैं। सबसे पहला पार्ट आ जाता है बहुविवाह, बहुपति विवाह। फिर दूसरा पार्ट आ जाता है बहुपत्नी विवाह। बहुपति विवाह के अंदर इसमें एक पुरुष जो है कई स्त्रियों के साथ जो है विवाह कर सकता है और उन्हें अपनी पत्नियां मान सकता है। इसमें विभिन्न स्त्रियों के साथ समर्थन और संबंध बनते हैं, लेकिन इसमें सामंजस्य और सहमति का महत्वपूर्ण स्थान है। बहुपत्नी विवाह में क्या होता है, तो इसमें एक स्त्री कई पुरुषों से जो है विवाह कर सकती है और उन्हें अपनी पतियां जो है पतियों मान सकती है। यह प्रणाली सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के तहत अनुमोदित हो सकती है, लेकिन यह विवाद और चुनौतियों का सामना कर सकती है। तो इन रूपों में विवाह के चयन समाज, सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यक्तिगत परंपराओं पर निर्भर करता है। बाकी सभी धर्मों में देखेंगे तो एक ही विवाह करने का अलाउ है, ठीक है, समर्थन एक ही विवाह करने का दिया जाता है। एंड ये हो जाएगा विवाह के जो है संख्या के संदर्भ में विवाह के दो रूप है, एक तो एक विवाह, एक है बहुविवाह। एंड बहुविवाह के भी दो पार्ट आ जाते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए, राइट इन डिटेल द टू फॉर्म्स ऑफ मैरिज इन टर्म्स ऑफ नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक आपका जो है मोनोगेमी आ जाएगा एंड जो है पॉलीगेमी, ठीक है। तो ये आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ये आपका हो जाएगा आंसर इंग्लिश मीडियम में। मैं आपको एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका ये इंग्लिश मीडियम में आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 28 है, संस्कृति के भौतिक पक्ष के जो है मुख्य बिंदु को आपको दर्शाना है। संस्कृति के भौतिक पक्ष क्या होते हैं? अगर हम देखें, औजार और तकनीक हो गया। संस्कृति के भौतिक पक्ष में औजार और तकनीकों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह उन साधनों को सूचित करता है जो मानव ने अपने आसपास के पर्यावरण को अनुकरण करने करने अपनी जरूरतों को पूरा करने और जीवन को सुखी और सुरक्षित बनाने के लिए विकसित किए। यह शौक यंत्र, औजार और नई तकनीकों के माध्यम से उत्पन्न होता है। अगर हम भवन की बात करें तो भवन भी इसके अंदर आएगा। संस्कृति के भौतिक पक्ष में भवन और स्थापत्य कला का महत्व है। भवनों का निर्माण और उनका डिजाइन समाज, स्थानीय वातावरण और स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार होता है। यह भौतिकता का एक प्रमुख पहलुओं में से एक है जो संस्कृति को व्यक्त करता है। भौतिक संस्कृति को जो है व्यक्त करता है। यातायात देखें तो संस्कृति के भौतिक पक्ष में यातायात का भी महत्व है। ये बताता है कि समुद्र, नदी, सड़क और हवा यातायात के साधन कैसे विकसित हुए हैं, जो समाज के अंतर और बाहर की संवाद को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। उत्पादन और संप्रेषण के जो है उपकरण, यहाँ पे देखिए हम तो संस्कृति के भौतिक पक्ष में उत्पादन और संप्रेषण के उपकरणों का अध्ययन सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ होता है। यह साधनों को समझने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए विज्ञान और तकनीक का उपयोग करता है। इन सभी पक्षों से संबंधित रूप से संस्कृति के भौतिक पक्ष नए साधनों, तकनीकों और सामाजिक विकास के साथ बदल रहा है, इसका महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर, संस्कृति के भौतिक पक्षों के बारे में, ठीक है। और तकनीक और औजार हो जाएंगे, भवन हो जाएगा, यातायात हो जाएगा, उत्पादन और संप्रेषण हो जाएंगे, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके अंदर आप जो है उत्पादन के अंदर जो है या संप्रेषण के अंदर लिख सकते हैं और इसके अंदर औजार और तकनीक के अंदर भी लिख सकते हैं आप जो है। जैसे पहले हम जो खेती किया करते थे उसमें क्या है, अब उसमें औजार जो है परिवर्तन हो रहे हैं, किस किस तरह के औजार जो हम लेकर आए हैं ताकि खेती और अच्छे से हो सके। तो ये क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तन आप कह सकते हैं भौतिक पक्ष के। तो ये हुए हैं। एंड इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, सो द मेन पॉइंट्स ऑफ मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन 28 है इंग्लिश मीडियम में। इन्हें आप देख सकते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स हो जाएगा, बिल्डिंग हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट आ जाएंगे। तो ये आप इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये इंग्लिश मीडियम में है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ये पॉइंट है आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 29 है, मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता क्या है? विभिन्न उदाहरणों से आपको समझाना है। तो मैक्स वेबर एक जर्मन जो है सोशियोलॉजिस्ट है जो और विचारक है। इन्होंने क्या है, सत्ता को अध्ययन करते हुए इसे समाज में शक्ति का रूप माना है। उनके अनुसार सत्ता एक व्यक्ति या समूह की क्षमता है जिससे वह दूसरों को अपनी इच्छा
इच्छाओं पर अधीन जो है कर सकता है। वह सत्ता अपने आदिकाल से महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अध्ययनों के लिए प्रस्तुत करते हैं। सत्ता कह ले आप या शक्ति कह ले, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कानूनी शक्ति हो गया, न्याय संगत शक्ति हो गए, उदाहरण आपके दे रखे हैं। जैसे कानूनी शक्ति देखें, वेबर के अनुसार सत्ता कानूनी शक्ति है जिसमें एक व्यक्ति या समूह को कानूनी अधिकार और प्राधिकृतियां होती है जो उन्हें अन्य व्यक्तियों पर प्रभुता प्राप्त करने का अधिकार देती है। उदाहरण के रूप में एक पुलिस ऑफिसर को कानूनी अधिकार होते हैं जिनका प्रयोग उनके कार्य को समर्थन देने के लिए किया जा सकता है, तो ये कानूनी शक्ति आ जाएगा। न्याय संगत शक्ति देखें अगर हम, तो वेबर का मत है कि सत्ता न्याय संगत भी हो सकती है, यानी इसे न्याय और इंसाफ के साथ उपयोग किया जा सकता है। एक न्यायिक या न्यायाधीश जो अपने क्षेत्र में न्याय का पालन करता है और विचारशीलता से कार्य करता है, उसे न्याय संगत सत्ता का जो है प्रतीक कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए और भी दिए, एक स्कूल शिक्षक भी अपने क्षेत्र में सत्ता का प्रयोग करता है, जैसे कि छात्रों को पढ़ाई करने और उन्हें आदेश जो है बनाए रखने में उनका अधिकार होता है कि विद्यार्थियों के व्यवहार, नैतिकता और शिक्षा के क्षेत्र में न्याय सुनिश्चित करें। वेबर के अनुसार सत्ता का अध्ययन समृद्धि, समाज और राजनीति के सभी पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण है और यह सामाजिक संरचना में शक्ति बिताने के तरीकों को समझने में मदद करता है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, वेबर के अनुसार जो है सत्ता क्या है एंड इसके एग्जाम्पल के साथ आपको बताया गया है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29 एंड सेम आप इसको इंग्लिश मीडियम में देख पाएंगे। व्हाट इज पावर अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, एक्सप्लेन विद जो है वेरियस एग्जांपल। तो ये आप पढ़ सकते हैं, लीगल पावर जो है, इक्विटेबल पावर यहाँ पे एंड एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, 30वां। औद्योगिक क्रांति किस प्रकार समाजशास्त्र से जो है समाजशास्त्र के जन्म के लिए उत्तरदायी है। तो जो औद्योगिक क्रांति हुआ ना, आपने पढ़ा होगा औद्योगिक क्रांति के बारे में जो ब्रिटेन में हुआ था, एंड उसी से समाजशास्त्र जो विषय आप पढ़ रहे हैं, तो उसी से जन्म हुआ है। किस तरह से उत्तरदायी है, तो नए उद्योगों की शुरुआत हुई 18वीं और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटेन में नई उद्योगों की शुरुआत हुई जॉन वर्ट के आगे बढ़ते हुए, और इसने औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करी। उत्पादन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ इससे। उत्पादन जो कभी कम हुआ करता था वो क्या अचानक से बहुत होने लग गया, यानी औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन की तकनीकों प्रक्रियाओं में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए जिससे ज्यादा और तेज उत्पादन हो सके। ये परिवर्तन ने सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया क्योंकि यह समाज में व्यापक रूप से बदलाव लाया और नए सामाजिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता पैदा करी। शासन तंत्र में परिवर्तन, नए उद्योगों के जो है आगमन से जो है सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं में बदलाव आया। शासन तंत्र को नए ज्ञान और जानकारी की आवश्यकता होने लगी और इसने समाजशास्त्र को एक महत्वपूर्ण और आवश्यक शाखा बनाया। नए ज्ञान की मांग, औद्योगिक क्रांति के समय नए ज्ञान की मांग बढ़ी जिसने सामाजिक विज्ञानों और विशेषकर समाजशास्त्र को महत्वपूर्ण बनाया। इसने समाज में हो रहे बदलाव को समझने और विश्लेषण करने के लिए सामाजिक वैज्ञानिक की आवश्यकता को उत्तेजित किया। तो इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने समाजशास्त्र के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसे एक नई दिशा देने में सहायक बनाया। तो ये पॉइंट पढ़ सकते हैं आप, ये आपका दिया हुआ है पूरा कि औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार जो है जो आप समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी है, उसको जन्म जन्म के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, हाउ इज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ सोशियोलॉजी। तो आप इसके आंसर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में आपके आंसर से ये, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज हो जाएगा आपका। चेंजेस इन द प्रोडक्शन सिस्टम आ जाएगा। चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस आ जाएगा। डिमांड फॉर न्यू नॉलेज, ये आप एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश मीडियम में। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आते हैं। 31 है, आदर्श प्रारूप क्या है। एंड वेबर ने आदर्श प्रारूपों का प्रयोग 3 विभिन्न प्रकार की सत्ता को परिभाषित करने के लिए किया। विस्तार से आपको लिखना है आदर्श प्रारूप है क्या। वेबर ने आदर्श प्रारूपों का प्रयोग 3 प्रकार की विभिन्न 3 प्रकार की जो है सत्ता को परिभाषित करने के लिए किया। विस्तार से आपको लिखना है। तो आदर्श प्रारूप एक सामाजिक अध्ययन शब्द है जो समाज में विभिन्न प्रकार की सत्ताओं या सामाजिक प्रणालियों को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त होता है। मैक्स यहाँ पे आएगा। मैक्स वेबर ने इस अवधारणा का प्रयोग करते हुए 3 प्रकार के आदर्श प्रारूपों की चर्चा की जो कि विभिन्न प्रकार की सत्ता संरचनाओं को समझने में मदद करने के लिए किया जाता है। जैसे पारंपरिक आदर्श जो है प्रारूप देखिए, अगर हम देखें करिश्माई आदर्श प्रारूप, एंड तीसरा है तर्क संगत वैधानिक आदर्श प्रारूप। ये 3 तरह के आदर्श प्रारूप है। जैसे पारंपरिक आदर्श प्रारूप में देखें तो इस प्रारूप में सत्ता एक परंपरागत रूप से स्थापित होती है जो समाज में दी जाने वाली परंपरागत अधिकार और स्थिति की बात करती है।
दूसरा पॉइंट देखें तो इसमें सत्ता विरासत के रूप में स्थापित होती है, उसे आचार्य, राजा या कुलपति जैसे पदों के माध्यम से बढ़ावा मिलता है। करिश्माई आदर्श प्रारूप देखें तो इस प्रारूप में सत्ता विशेष व्यक्ति की करिश्मा या आकर्षण पर आधारित होती है। यह व्यक्ति आम नागरिकों की को अपनी अद्वितीयता, उदारता या अन्य शक्तिशाली गुणों के माध्यम से प्रभावित करने करके सत्ता की प्राप्ति करता है। एंड तर्क संगत वैधानिक आदर्श प्रारूप देखें तो इस प्रारूप में सत्ता का स्तर जो है एक व्यवस्थित और वैधानिक स्थिति पर निर्भर करता है। सत्ता का हक और प्राधिकृतियों का स्वरूप जो है यहाँ निर्धारित होता है, जिससे सामाजिक नियमों, कानूनों और संविधान के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। तो ये है, आप पढ़ सकते हैं। वेबर ने स्पष्ट किया कि आदर्श प्रारूप सिर्फ एक आदर्श तथा वास्तविक सत्ता का विश्लेषण नहीं करते, बल्कि उन्हें समझने के लिए सहारा प्रदान करते हैं और इस प्रकार से सामाजिक सत्ता के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करने के लिए एक विकल्पपूर्ण तरीका प्रदान करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 एंड आप इसको इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। व्हाट इज आइडियल फॉर्मेट? वेबर यूज्ड आइडियल मॉडल टू डिफाइन थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, राइट इन डिटेल। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपके दिए हुए हैं आंसर्स इंग्लिश मीडियम में, ये आपके पॉइंट हो जाएंगे। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 32। कल्याणकारी राज्य जो रहते हैं उसकी विशेषता आपको बतानी है। तो कल्याणकारी राज्य की अगर विशेषता देखें तो सकारात्मकता रहती है। कल्याणकारी राज्य सकारात्मकता के सिद्धांत पर आधारित होती है, जिसका मतलब है कि राज्य का प्रमुख उद्देश्य लोगों के कल्याण और समृद्धि की प्राप्ति है। तो ये सकारात्मकता आ जाएगी। दूसरा देखिए, कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं में लोकतांत्रिकता। कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, जिसमें लोगों का को सत्ता का चयन करने का अधिकार होता है। सरकार लोगों के हित में काम करने के लिए जिम्मेदार होती है और लोगों की भागीदारी को महत्वपूर्ण मानती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इस तरह की जो विशेषता अगर हम देखें ये कल्याणकारी राज्य की, तो इसमें अर्थव्यवस्था जो रहती है मिश्रित रहती है। भारत के अंदर ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कल्याणकारी राज्य की अर्थव्यवस्था मिश्रित होती है, जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को महत्वपूर्ण भूमिका में रहने का प्रयास किया जाता है। सरकार लोगों के हित में निवेश करती है और निजी क्षेत्र को भी स्वतंत्रता मिलती है। सामाजिक न्याय देखें तो कल्याणकारी राज्य सामाजिक न्याय की जो है प्राथमिकता देता है, जिससे समाज में सभी वर्गों और समूहों को बराबरी और न्याय के साथ जीने का अधिकार होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य की प्राथमिकता, तो कल्याणकारी राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण मानता है और इन क्षेत्रों में निवेश करता है ताकि लोगों को समृद्धि और विकास मिल सके। ठीक है। समाज सेवाएं, कल्याणकारी राज्य समाज में सेवाओं को जो है प्राथमिकता देता है और गरीबों, असहायों और विशेष वर्गों को सहायता पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम को संचालित करता है। पर्यावरण संरक्षण, कल्याणकारी राज्य पर्यावरण संरक्षण को भी महत्वपूर्ण मानता है और स्वच्छता, जल और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्रों में पहल करता है। तो ये यही विशेषता रहती है कल्याणकारी राज्य की एंड भारत में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन एंड इसी को आप जस्ट इंग्लिश मीडियम में देखें। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आपका पॉजिटिविटी आ जाएगा, डेमोक्रेसी आ जाएगा, मिक्स इकोनॉमी रहती है, सोशल जस्टिस रहता है। ठीक है। प्रायोरिटी ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, सोशल सर्विसेज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये आपके पॉइंट है इंग्लिश मीडियम में, आप इन्हें देख सकते हैं क्वेश्चन का। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये 3 पॉइंट और है, इसे आप देख सकते हैं एंड ये कंप्लीट हो जाएगा आपका सेक्शन सी, जिसके अंदर जो है सभी 4-4 नंबर के क्वेश्चन थे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। अगला सेक्शन जो है आपका सेक्शन डी रहता है एंड इसके अंदर 6-6 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सेक्शन डी में 6-6 नंबर के क्वेश्चन है। 33वां क्वेश्चन है, समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? समाजीकरण के किसी एक अभिकरण को जो है विस्तार से आपको लिखना है। तो समाजीकरण होता क्या है? सामाजिकरण से तात्पर्य वह प्रक्रिया जिससे व्यक्ति समाज का सदस्य बनता है और सामाजिक अनुबंधों, सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक नीतियों को सीखता है। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति अपने आसपास के समाज में सहयोगी, सहानुभूति और समर्थनी बनता है ताकि समृद्धि और सामाजिक समरसता का अभिवादन किया जा सके। समाजीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न अभिकरण हैं जो व्यक्ति को समाज में समर्थन और सहयोग प्रदान करने में मदद करते हैं। जैसे परिवार, जैसे परिवार व्यक्ति को पहले समाजीकरण का अभिकरण प्रदान करता है। यहाँ पर व्यक्ति सामाजिक नैतिकता, प्रेम और सहयोग के मूल सिद्धांतों का अध्ययन करता है। अगर आप दूसरा पॉइंट देखें तो विद्यालय, शिक्षा संस्थान या विद्यालय व्यक्ति को और भी विस्तृत रूप से सामाजीकरण का अभिकरण प्रदान करता है। यहाँ विद्यार्थी नैतिक मूल्यों और सामाजिक संबंध और सहयोग कौशलों का अध्ययन करता है। जन माध्यम हो गया, तो मीडिया और सामाजिक संबंध व्यक्ति को समाज में हो रहे जो भी घटनाएं हैं उनसे जोड़ने में मदद करता है और उसे बाह्य दुनिया की जानकारी से अवगत कराता है। मित्र हो गया, समाज में दोस्तों और संबंधी
संबंधितों के साथ ही व्यक्ति को सामाजिक संबंध बनाने में मदद करते हैं, उसे सहारा प्रदान करते हैं। समूह हो गया, समूह और सामाजिक संगठन व्यक्ति को समृद्धि, सामाजिक बदलाव और सामाजिक जागरूकता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। पड़ोस पड़ोस व्यक्ति को अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों के साथ सामाजिक संबंध बनाने में मदद करते हैं और एक समृद्ध समाज का हिस्सा बनने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो ये पॉइंट रहेंगे। किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जब सामाजिकरण होता है व्यक्ति का, तो कुछ इस तरह से ये चीजें मदद करती है, जैसे परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, जन माध्यम हो गया, मित्र समूह और पड़ोस। ये आप लिखेंगे। इस प्रकार समाजीकरण व्यक्ति को समाज में सहयोगी और सहानुभूति भरा बनाता है, जिससे समृद्धि और सामाजिक समरसता की दिशा में कदम बढ़ाता है। तो ये आपके पॉइंट होंगे, इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर ये आपका 33 कंप्लीट हो जाएगा। एंड आप इसको इंग्लिश मीडियम में देखिए। व्हाट इज मीन बाय सोशलाइजेशन, राइट इन डिटेल एनी वन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। एंड ये आपके पॉइंट है, जैसे फैमिली, स्कूल, मास मीडिया, फ्रेंड्स, ग्रुप, नेबरहुड, ये आपके पॉइंट रहेंगे इंग्लिश मीडियम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन 34वां है। जीवित परंपरा क्या है? डीपी मुखर्जी के अनुसार भारतीय परंपरा में किन तीन सिद्धांतों को मान्यता दी गई? विस्तार पूर्वक लिखना है। तो जीवित परंपरा एक ऐसी परंपरा है जो समय समय पर क्या है, बदलती रहती है, नई जानकारी, संस्कृति और अनुभवों को अपनाती है। इस परंपरा का मूल उद्देश्य अपनी संस्कृति और विचारधारा को बनाए रखना होता है, साथ ही नए सुझावों और बदलते समय के अनुसार समाज को अनुकरण करना भी शामिल है। यानी जीवित परंपरा वो है जिसके अंदर क्या है, समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, नई जानकारी, संस्कृति और अनुभवों को ये अपनाते रहते हैं। एंड यहाँ पे दूसरा पूछा गया है क्वेश्चन आपसे कि डीपी मुखर्जी के अनुसार भारतीय परंपरा में किन तीन सिद्धांतों को मान्यता दी गई है? तो यहाँ पे अगर हम तीन सिद्धांत देखें, ये है आपके श्रुति, स्मृति और अनुभव। ये तीन सिद्धांत है। श्रुति देखें तो एक दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान को सूचित करने वाले वेदों को दर्शाता है। ये सबसे प्रमुख और आध्यात्मिक ज्ञान को समर्थन करने वाला स्रोत है, जिससे मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में सहायक माना। स्मृति देखें, स्मृति भारतीय साहित्य और धर्मशास्त्र में माने जाने वाले ग्रंथ को दर्शाता है, जो वेदों के प्रतिष्ठित स्वरूप में होते हैं। ये ग्रंथ समाज, नैतिकता और कानूनी आदि कार्यों को स्थापित करने में मदद करते हैं। अनुभव देखें, अनुभव भारतीय परंपरा में अविच्छिन्न भूमिका निभाता है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के दौरान प्राप्त किए गए अनुभवों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। यह व्यक्तिगत या सामाजिक स्तरों पर आधारित है और व्यक्ति को अपने अनुभवों से सीखने और उन्हें अपने जीवन में अनुप्रयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये तीन सिद्धांतों के संयोजन से ही भारतीय संस्कृति एक समृद्धि और विविधता से भरी हुई है और यह समय समय पर परिवर्तन को स्वीकार करती रहती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका 34 था। एंड अगर हम देखें इसी को इंग्लिश मीडियम में, व्हाट इज लिविंग ट्रेडिशन अकॉर्डिंग टू डीपी मुखर्जी, विच थ्री प्रिंसिपल हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडियन ट्रेडिशन, राइट इन डिटेल। तो ये आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में इसके आंसर्स दिए हुए कुछ इस तरह से आंसर सही है। जैसे जो इसका थ्री प्रिंसिपल्स पूछा गया था, जैसे श्रुति, स्मृति, एक्सपीरियंस, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 35वां, जिसमें पूछा गया धर्म में आधुनिक प्रवृत्तियों की व्याख्या करनी। यानी धर्म के अंदर जो आधुनिक प्रवृत्तियां उसको यानी बदलाव है उसके बारे में आपको बताना है। तो अगर हम देखें धर्म में रूढ़िवादी जो तत्व थे उसका हमें पतन देखने को मिलता है। आधुनिक युग में लोगों की सोच में बदलाव हो रहा है और अपने धार्मिक अनुष्ठानों को नए और आधुनिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। रूढ़िवादी तत्वों का पतन इसका परिचय कर रहा है और लोग स्वतंत्रता, समानता और न्याय की दिशा में बदल रहे हैं। तो धर्म में रूढ़िवादी तत्वों का पतन हो रहा है, धर्म का व्यवसायीकरण हो रहा है। आधुनिक समय में क्या है कि धर्म को व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। धर्म स्थलों का प्रबंधन, धार्मिक आयोजन का प्रबंधन और आर्थिक दृष्टिकोण से धर्म संस्थाओं का संचालन हो रहा है। यानी धर्म का व्यवसायीकरण हो रहा है। धर्म में राजनीति का प्रवेश, तो अगर हम देखें राजनीति प्रवृत्तियों का धर्म में प्रवेश हो रहा है। लोग अपने धर्म को राजनीतिक मुद्दों में एक सामाजिक शक्ति के रूप में देख रहे हैं और धर्म से जुड़े मुद्दे पर राजनीतिक निर्णय लेने में शामिल हो रहे हैं। आगे देखिए हम धर्म में मानवता की प्रकृति जो है पनप रही है। अगर हम देखें धर्म के अंदर जो है मानवता की प्रकृति जो है पनप रही है। आधुनिक समय में धर्म का अर्थ जो है मानवता की सेवा में योगदान करने का भावनात्मक रूप से बदल रहा है। लोग धर्म के माध्यम से समाज की सेवा करने और मानवता के प्रति करुणा बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे मानवता जो है पनप रही है, मानवता जो है पैदा हो रही है धर्म में। दूसरी तरफ आए हम, धार्मिक क्रियाओं या अनुष्ठानों का जो है संक्षेपीकरण हो रहा है। अगर देखिए आधुनिक जीवन शैली में लोग धार्मिक क्रिया और अनुष्ठानों को संक्षेपीकरण में ले रहे हैं या आसानी से समझे जा सकने वाले रूप में धार्मिक अभ्यासों को साधने की दिशा में हो रहा है।
अब धर्म व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का जो है निर्धारण नहीं करता, यानी आधुनिक समय में धर्म व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण नहीं करता और व्यक्ति के अधिकारों, कौशलों, योग्यता के माध्यम से उसकी स्थिति जो है का निर्धारित नहीं करता। तो ये आपका आ जाएगा। एंड ये सभी प्रवृत्तियां मिलकर धर्म को एक नए संदर्भ के रूप में स्थापित कर रही है, जिसमें धर्म का अर्थ, उसका आधुनिक स्वरूप सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के साथ मिलकर बदल रहा है। तो ये हो जाएगा, यानी धर्म की जो आधुनिक प्रवृत्ति है, यानी आज के समय धर्म किस तरह बदलते जा रहा है, आपको वो बताना। तो ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। एंड ये 35वां क्वेश्चन था। एंड इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, एक्सप्लेन द मॉडर्न ट्रेंड्स इन रिलीजन। तो क्या क्या रिलीजन में ट्रेंड्स निकल के आ रहे हैं, तो जो भी हमारी एक पुरानी सोच थी वो खत्म होती जा रही है। धीरे धीरे जो है धर्म के अंदर भी व्यवसायीकरण हो रहा है, पॉलिटिक्स के अंदर भी रिलीजन आ रहा है, ये सारी चीजें भी आप डाल सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में पॉइंट्स है। एंड ये पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा।